जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट MA English part 1 paper 4 prose, and today we have writer Seamus Heaney की जो प्रोज है MA पार्ट 1 में द रीड्रेस ऑफ पोइट्री। आज हम इसे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। Seamus Heaney लाइफ एंड वर्क्स ये डिस्कस करेंगे और व्हाट इज़ रीड्रेस ऑफ पोइट्री। और Seamus Heaney ने इस पोइट्री के अंदर जो रीड्रेस ऑफ पोइट्री अपनी लिखी है क्या कहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट द लाइफ ऑफ Seamus Heaney। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि Seamus Heaney का पूरा नेम क्या है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो ये जानते हैं। Seamus Heaney का पूरा नेम है Seamus जस्टिन हैनी, JUSTIN, जस्टिन हैनी, ये इसका पूरा नाम है स्टूडेंट्स। एंड he was born in April 1939, अप्रैल 1939 को इसकी पैदाइश हुई एंड डाइड इन 2013। रिसेंटली he has been died after 2000 यानी 2013 में अभी रिसेंटली। और स्टूडेंट्स he was a famous writer, renowned writer. Why he was famous? Because he got Nobel Prize for English Literature. जिस राइटर को नोबेल प्राइज़ मिल जाता है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो Seamus Heaney जो हैं वो इसलिए फेमस हो गए, इनको बहुत सारे और भी अवार्ड्स मिले हुए हैं, लेकिन इन्हें जब 1995 में नोबेल प्राइज़ दिया गया तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। स्टूडेंट्स, ही वॉज एन आयरिश पोइट, क्रिटिक, टीचर, स्कॉलर, लेक्चरर, राइटर। प्ले राइट भी इन्होंने एक लिखा था, प्ले भी इन्होंने एक लिखा था और पोइट्री लिखी थी। एंड देयर इज़ अनदर स्टोरी अबाउट आयरिश मूवमेंट, आयरिश रेवोल्यूशनरीज़। उसको हमें अगर जानना है तो जब हम WB ईट्स, विलियम बटलर ईट्स करेंगे तो उसमें जो है ना आयरिश मूवमेंट जो है, आयरिश रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में वो अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि ही वॉज़ अ पैट्रियाटिक, आयरिश जितने भी थे स्टूडेंट्स वो पैट्रियाटिक थे। मेजॉरिटी जिन्होंने लिखा और बहुत बहुत अच्छा लिखा, जिस तरह हम जेम्स जॉयस की बात करें, विलियम बटलर की बात करें, इसकी बात करें, तो बहुत सारे और भी पोइट्स एंड राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, जो बेसिकली जो आयरलैंड है, आयरिश है, ये भी एक वक्त में कॉलोनी रहा है इंग्लैंड की, ब्रिटिश की। तो आयरिश जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो डिस्कस्टिंग एंड हेट फील करते थे बरतानिया के लोगों के साथ। तो दैट इज़ अनदर स्टोरी, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट वी विल डिस्कस इन विलियम बटलर लेक्चर्स जब आयरिश मूवमेंट को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ही वॉज जॉइंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एज अ लेक्चररशिप, and when he wrote Redress of Poetry since 1989 to 94 sorry, these 5 years the Redress of Poetry was the crux of that 5 years as well। ये वो ही 5 years का एक क्रक्स है जो हमारे सामने आता है। what Redress of Poetry is, we will talk about it later on। थोड़ा सा इसकी लाइफ एंड वर्क्स के बारे में और देख लें। तो स्टूडेंट्स, मैरी हैनी जो हैं वो इसकी वाइफ थी। और स्टूडेंट्स एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि जब आयरलैंड में बेसिकली एक जो वॉर थी, जो एक जंग थी आपस में सेक्टेरियनिज़म की, वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की थी। जो प्रोटेस्टेंट थे स्टूडेंट्स वो बरतानिया के लोगों को लाना चाहते थे, उनको फॉलो करते थे। कैथोलिक जो थे वो वहीं के थे और वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो एक तरह से ये भी जो है अंदर एक मूवमेंट और एक बात है। तो स्टूडेंट्स एज अ लेक्चरशिप
जब इन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो 2013 तक एज अ लेक्चरशिप गुजारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने जब रीडर्स ऑफ पोइट्री लिखी तो इनका जो मेजर वर्क्स हैं स्टूडेंट्स वो भी मैं आपको थोड़े से बताता हूँ। इनका जो मेजर वर्क्स है, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट व्हेन ही रोट 1966 एंड डोर इनटू द डार्क 1969 में इन्होंने स्टूडेंट्स लिखी। जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इनका जो बैकग्राउंड है, जो इसके फादर थे वो एग्रीकल्चर फार्मर थे, एग्रीकल्चर लैंड से बिलोंग करते थे। जो इसकी मदर थी सीमस हैनी की, वो एक जो है वो इंडस्ट्रियलिज़म से बिलोंग करती थी। तो देयर वाज अ क्लैश in his personality, and he saw raw between their parents as well. तो ये भी एक फैक्टर है स्टूडेंट्स। एंड नाउ स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विद redress of poetry. And before starting our lecture, the redress of poetry, I would I would like to tell you, or I will explain one of the famous quote of Seamus Heaney as well. तो कोट से स्टार्ट करते हैं, कोटेशन से स्टूडेंट्स। दिस वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू से अबाउट पोइट्री here, Seamus Heaney is trying to elucidate poetry as well. There's one important thing to say about poetry. You don't need to know a lot of it for it to have value and meaning in your life or the light of your society. जी स्टूडेंट्स, ये जो सम एंड सब्सटेंस है एक कोटेशन का स्टूडेंट्स। what is a redress of poetry? A redress mean compensation, a reassertion, compensation, basically the word is compensation. तो किस चीज़ की compensation है स्टूडेंट? एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जस्ट लाइक अपॉलॉजी फॉर पोइट्री जो लिखी थी एक राइटर ने, आई थिंक फिलिप सिडनी ने या वट एवर, आई फॉरगॉट दैट नेम, द राइटर ऑफ दैट नेम एज वेल, क्रिटिसिज्म था एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। तो इसको भी जो है वो इसमें इस प्लेटफॉर्म पे उतरना पड़ा और बताना पड़ा, और इसने जो है वो इसको किस तरह डिफेंड किया, हाउ सीमस हैनी डिफेंड पोइट्री। इसके स्टूडेंट्स जो एस्थेटिक एस्पेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वो मैंने कुछ लिखे भी हैं, वो पढ़ेंगे, उसको जो है एलुसिडेट करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ऑन पोइट्री वो जो इन्होंने डिस्कस किए हैं वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन द प्रोज स्टार्ट from at the very start of this essay as well, there is a discussion between Plato and Aristotle as well. तो प्लेटो का शागिर्द जो एरिस्टोटल है वो क्या कहता है और प्लेटो खुद जो है वो क्या कहता है। प्लेटो बेसिकली कहता है कि the poet always lived in a world of illusion, and this world is not an illusion. We live in a practical world. So it is to write poetry or to say poetry is just a waste of time. And on the other hand, Aristotle negates his a teacher point of view that poetry purifies us, and poetry is a source of catharsis. ये बेसिकली कैथारसिस है, ये प्यूरीफाई करती है। एंड देयर आर पीपल हु आर versatile genius, they wrote poetry, and although we know that there are so much suffering and sorrows in the world as well, and at the time when Seamus Heaney lived, he wrote after World War I and II, and he deliberately explained it. तो इसने जो है वो डिफरेंट जो राइटर्स को पिक किया, अपॉलॉजी फॉर पोइट्री वाले को भी इसने पिक किया, डिफरेंट और राइटर्स जो हैं उनकी पोइट्स जो हैं उनकी इसने पोइट्री बता के तो स्टूडेंट्स इसने डिस्कस किया है। बेसिकली जो एक तज़ाद था बहुत बड़ा अरिस्टोटल का और प्लेटो का, वो मैंने आपको थोड़ा सा भी बता दिया, साथ से इसके देखते हैं। और सीमस हैनी बिलोंग टू एज ऑफ रीज़न, साइंस और रीज़न। तो यहाँ पे पोइट्री का जो एमलगमेशन है
वो एक और चीज़ है। तो बट इसके जो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं पूरा जब ऐसे पढ़ा, तो उसने जो है एक पॉइंट में खुद ही इसको निगेट भी किया और खुद ही इसके अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दिए हैं। तो स्टूडेंट्स वो भी देख लेते हैं। Students, as although I told you before about Plato and Aristotle, इसका जो आर्गूमेंटेशंस हैं वो हमने अभी कर ली है। और एपोलॉजी फॉर फिलिप सिडनी, जी स्टूडेंट्स, फिलिप सिडनी ही नाम है जिसको रेफ़र किया है एपोलॉजी फॉर पोइट्री। वहाँ से एक यहाँ पे कोटेशन लिखी हुई है, उसको मैं सुनाता हूँ ताकि जो उसने किस तरह डिफेंड किया पोइट्री को। अ पोइट इज़ अ नाइटिंगेल who sits in darkness and sings to cheer its own solitude and with sweet songs। किस तरह वो लिखता है, एक जो सॉलिट्यूड में बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के, एक पोइट का ही काम है। पोइट्री strengthens the faculty which is the organ of the moral nature of men in the same manner as exercise strengthens a limb। जिस तरह strengthens a limb हम एक्सरसाइज करते हैं, same is the case here। जी स्टूडेंट्स, एक तो ये पॉइंट जो प्लेटो वाला, अरिस्टोटल वाला हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। दूसरा इसका पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो इसकी आर्गूमेंट है। द सेकेंड आर्गूमेंट अगेंस्ट पोइट्री कम्स इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेवोल्यूशनरीज बट डिराइव यूजफुल एंड प्रैक्टिकल responses from the world of imagination they compel the society to take on the shape of their imagination। कि जो गवर्नमेंट्स को, रेवोल्यूशनरीज को भी अगर किसी ने कोई आइडियल गवर्नमेंट भी दी है तो उसने जो है वो इन अ स्टेट ऑफ इल्यूजन में दी है। तो प्लेटो यही तो निगेट करता है, वो कहता है कि द प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज़ समथिंग डिफरेंट दैट यू पीपल, यू पीपल आई मीन पोइट्स डिस्क्राइब्स इन योर पोइट्री एज वेल, बट इन द वर्ल्ड दैट यू आर लिविंग इन दैट इज़ मच डिफरेंट। तो वो कहता है कि वो डिफरेंट है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट जो हैनी कोट्स कर रहा है वेलेस स्टेवंस का, वो क्या कहता है, वो कहता है द नोबिलिटी ऑफ पोइट्री इज़ अ वायलेंस फ्रॉम विदन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वायलेंस विदाउट। जी स्टूडेंट्स, और थर्ड जो एलिगेशन है वो देखते हैं पोइट्री पे क्या है और इसको किस तरह काउंटर किया है सीमस हैनी ने। अनदर एलिगेशन अगेंस्ट पोइट्री कम्स फ्रॉम अ हैकलर। हैकलर मीन स्टूडेंट्स प्रोपोगंडा जिसे बोलते हैं आप सिंपल वर्ड में, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ बारबेरियंस। ही क्राइज अगेंस्ट द मिस्टिफिकेशन ऑफ आर्ट and its appropriation by the grand sports of aesthetics। He calls it false। He believes that the art and poetry can't change the destiny of man। Yes, वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये उसकी अपनी बात है कि जो आर्ट एंड पोइट्री है वो चेंज कर दे वर्ल्ड को या डेस्टिनी, इंसान की डेस्टिनी। द डेस्टिनी ऑफ मैन एक्चुअली प्रेजेंट्स इटसेल्फ इन पोलिटिकल टर्म्स। It is absolute nonsense according to him that poetry has the power to look into the great mysterious of universe। कि पोइट्री जो है वो दुनिया को देख सकें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम गालिब की बात करें, दर्द की बात करें या किसी की भी बात करें, सागर सिद्दीकी की बात कर लें आज के दौर के, या दे पीपल वर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स एज वेल। तो ऑब्वियसली द एक्चुअल वर्ल्ड इज़ समथिंग डिफरेंट। बट स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ गोइंग ऑन बेसिकली, जैसे अरिस्टोटल ने पहले बात कह दी है कि पोइट्री इज़ ऑलवेज इज़ अ सोर्स ऑफ कैथारसिस एंड इट प्योरीफाइज आवर सोल्स, इट प्योरीफाइज अस, हमें जो है वो प्योरीफाई करता है। तो डेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आई गेस सो। तो यहाँ पे जो काउंटर आर्गूमेंट उसने फिर जो है वो किया हुआ है, यानी प्रोपेगेंडास के अगेंस्ट जो इनकाउंटर में वालेस स्टीवंस का ही उसने कहा है कि प्रेजेंट्स अ पोइट एज अ पोटेंट फिगर हु हैज़ द पावर टू प्रोड्यूस एंड गिव लाइफ टू वर्ड्स। देखिए वो लफ्ज़ों में ज़िंदगी जो है वो दे देते हैं पोइट्स जो होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। ये स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट एलिगेशंस है
जो यहाँ पे हम देखते हैं, द लास्ट एलिगेशंस कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने दिया है, हु सेज दैट देयर इज़ नो पॉइंट इन इमेजिनिंग एन ऑर्डर विच इज़ comprehensive of events but unable to trigger events itself. The poet lives in a world of his own which is self created, providing no benefits to others. जिससे कोई दुनिया, ऑब्वियसली वो कहता है कि दुनिया को जो है वो कोई बेनिफिट्स नहीं इससे हो रहा. According to the political activists, imagine images will remain images no matter how original or inventive they might be. And readers of poetry should be an explication of the political activist's point of view and be of any advantage to him. For example, and he is also giving us example, if you are an English poet at the front during World War I, pressure will be on you to dehumanize the face of the enemy. Same holds true of journalists. And if you are an Irish poet during 1916 Easter Rising, you should and you must condemn the tyranny of British. Obviously इसने वहाँ से भी एक एग्जाम्पल पकड़ के दे दी है. And if you are American poet in Vietnam War, you should wave the flag rhetorically. There has always been a general desire for simplification and there can be nothing simple than siding with the government political party. अब हेनी जो है वो यहाँ पे किस तरह काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है स्टूडेंट्स. वो कहता है कि ही सेज दैट इफ़ द इमेजिन इमेज वाज टू रिमेन एन इमेज नो मैटर व्हाट, देन ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल एट ऑल. Flying, latest telecommunication, etc. was only a dream of few centuries back. सीमन वेल को ही स्टूडेंट्स वो फिर कर रहा है. कहता है presents a law that shatters the political activist dreams. He says obedience to the force of gravity is the greatest sin. यहाँ पे जो उसने काउंटर वाइटनिंग की है जी, जी स्टूडेंट्स, बेसिकली इसका जो मैसेज है इस पूरे एस्थेटिक एस्पेक्ट का, वो एक छोटा सा पैरा वो पढ़ते हैं और मैं वो वर्ड टू वर्ड आपको समझा देता हूँ. पोइट्री गिव्स अस अ मैसेज ऑफ पीस. अरिस्टोटल ने भी यही बात कही थी. फॉर एग्जांपल इन द पोम द मैन ही किल्ड, हार्डी सेज, हार्डी की एक पोइम है द मैन ही किल्ड, वॉर डिवाइड्स पीपल. वो कहते हैं कि वहाँ पे वो कहते हैं वॉर जो है वो लोगों को डिवाइड कर देती है. इफ़ देयर आर नो वॉर्स ऑल विल बी फ्रेंड्स. अगर जंग नहीं होगी तो तमाम लोग दोस्त होंगे. पोइट्री टेल्स अस दैट एनिमीज़ कैन बी फ्रेंड्स टू. और पोइट्री हमें ये बताती है कि जो दुश्मन है वो भी हमारे दोस्त होते हैं. अ पोइट इज़ ऑलवेज अ ह्यूमनिस्ट. पोइट जो है वो कहता है कि हमेशा ह्यूमनिस्ट होता है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा होती है. ही इज़ नेवर पैरोशियल और पार्टीशन. वो जो है वो बारबेरियन नहीं होता या जो है वो सख्त इंसान नहीं होता. जी स्टूडेंट्स, नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस इफ़ेक्ट्स ऑफ पोइट्री दैट सीमस हैनी गिव्स हेयर. इसके इफ़ेक्ट्स ऑफ पोइट्री स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं. आई थिंक 6 और 7 हैं. मैंने उसको छोटे छोटे करके जो है वो उसका जो मेन सम एंड सब्सटेंस है वो निकाल लिया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके. द फर्स्ट redressing effect of poetry is achieved by the counter whitening force. Since poetry itself is a glimpsed alternative, जब से जो है वो पोइट्री जो है वो बड़ी फैसिनेट है, द पोइट स्टैंड्स विटनेस टू द प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस एस्टेब्लिश इन द पोइम. तो बड़े कॉन्शियसनेस होकर वो आ रहे हैं. द पोटेंशियल ऑफ द पोइम माइट बी currently denied or threatened by circumstances. It is the loyalty and commitment of the poet's vision that he disobeys gravity and sticks to that potential. He stays close to his own opinion although threatened by circumstances. डरता भी हो हालात से and does not side with the majority. For example, उसने W.B.H. विलियम बटलर की बात की है. Irish poet remembers the Irishmen who were killed in the Easter Rising 1916. Easter Rising स्टूडेंट्स इसकी बहुत फेमस एक पोइम है. जब W.B.H. जो हम बहुत जल्दी उसका लेक्चर करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे. बट ही इज़ आल्सो सॉरी फॉर द इंग्लिशमैन हु डाइड इन द फाइट. लेकिन उसको वो सॉरी करता है कि जो है ये हमारी जंग चल रही थी इसलिए जो है वो तुम्हें मारना पड़ा. द पोइट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दैम एज बोथ फॉर फाइटिंग फॉर देयर ओन आइडियल्स. दोनों जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता पोइट. जो पॉलिटिशियंस हैं या दूसरे लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं.
तो स्टूडेंट्स एक इसका ये पॉइंट है, अनदर इम्पॉर्टेंट रिड्रेसिंग इफेक्ट ऑफ पोइट्री इज़ द एक्सरसाइज ऑफ होप। वो कहते हैं कि पोइट्री जो है इसका इफ़ेक्ट ये है कि होप आपको आ जाती है। यू पीपल मस्ट बी ऑप्टिमिस्ट, आपको ऑप्टिमिज्म जो है वो मिल जाता है। बोथ पोइट्री एंड होप आर इंटर रिलेटेड। हेनरी कोट्स वैक्लेव हैवल हु सेज, वैक्लेव हैवल की पोइट्री में से एक चीज़ जो है वो कोट कर रहा है, होप यानी पोइट्री इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, it is not the state of the world. Either we have hope, yani poetry, within us or we don't. It is an orientation of the spirit and orientation of the heart. It is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense regardless of how it turns out. किस तरह turns out करते हैं. Same holds true for poetry. पोइट्री क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये स्टूडेंट्स बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ऑब्वियसली। इट इज़ नॉट अ पोलिटिकल एक्टिविटी। पोइट्री डील्स विद द मैटर्स ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। इट डज नॉट टच द इमीडिएट वर्ल्ड, इट डील्स विद द एक्सपीरियंस ऑफ द सोल। इट ओपन्स न्यू पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसly. Poetry does not create the ideal world, but it shows the possibility of creating that world, and this is a reassurance in itself. Reassurance, obviously, students, here is also a hope, optimism. यही तो वो बात कर रहे हैं बार बार. Poetry provides us with answers and clues to get out of this labyrinth. कि इससे हमने किस तरह निकलना है स्टूडेंट्स. पॉइंट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो फोर्थ इफ़ेक्ट है इसका रिड्रेस ऑफ पोइट्री का, वो देखते हैं स्टूडेंट्स. द फोर्थ रिड्रेस ऑफ पोइट्री, फोर्थ पॉइंट ऑफ रिड्रेस ऑफ पोइट्री इज इट्स सेल्फ डिलाइटिंग इन्वेंटिवनेस. इट्स जॉय इन बीइंग अ प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड. पोइट्री इज़ अ प्ले ऑफ वर्ड्स ऑब्वियसली स्टूडेंट्स. पोइट्री बेसिकली इज़ प्ले ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स के साथ जो है ये खेलना होता है. इट इज़ अ मैजिक ऑफ लैंग्वेज. अ पर्सन हु हैज़ proficient, expert in proficient language and who is proficient in language, and he writes poetry as well. That amuses and delights the reader, but on the other hand it is also a graphical and visual representation of the world we live in. Hence, poetry is an amalgam of both diction and representation of the world. ये स्टूडेंट्स चौथा जो पॉइंट है, इफ़ेक्ट है पोइट्री का, वो भी जो है उसके सीमस हैनी ने उसके जो राइट में जो आर्ग्यू दी है. नंबर 5 पे जो पॉइंट है, अनदर इम्पॉर्टेंट रिड्रेसिंग इफेक्ट ऑफ पोइट्री emerge as a power, giving voice to aspects which have not been expressed in ethnic, social, sexual and political life in factual writing. Thus poetry appears as a very strong weapon to correct various social injustices. It also affects on politics. Politics पे देखते हैं. In the world today, politics has entered literature. We find the post-colonial backlash and silence breaking characteristics in the poetry written in the late 20th century. स्टूडेंट्स ये आप डब्ल्यू बीट्स के हाँ भी देखेंगे कि किस तरह उसने इफ़ेक्ट किया है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है. पोइट्री इज़ वन फोरम वेयर वन कैन डिस्कस मोस्ट फ्रीली दोज टॉपिक्स और एलिमेंट्स which are absent in factual writing as they are considered controversial. जो controversial समटाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स के दूसरी जो राइटिंग होती है उसमें आपका जो उस तरह नहीं लिख सकते जिस तरह आप पोइट्री में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. 6 पॉइंट इसका स्टूडेंट्स, हैंस मूव्स फोर्थ टू इंट्रोड्यूस द 6 redressing effect of poetry. In the process of redress, poetry reshapes, redefines ideas of literary excellence, originally considered ideals. Poetry gives new ideas and opens new horizons of thoughts. No doubt, students. Here, Seamus Heaney gives an example of Edward Said of culture imperialism. Edward Said shares Heaney points of view. Culture imperialism में वो इसका point of view share करता है. In culture imperialism, he says that the sensibility of the people of the
colonies is colored by the sensibility of the imperial masters. Imperialism has circulated in our minds a culture that we try to reject. हम रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स. जी स्टूडेंट्स, seventh point, seventh effect. The seventh redressing effect of poetry introduced by Heaney is that poetry works towards an inclusive consciousness, not towards simplification but towards a complex reality. Obviously, Heaney says that poetry is comprehensive. ये अब उसको किस तरह आर्ग्यू कर रहा है. It is not merely a product of events. Poetry gives an understanding of life. It doesn't change life as a whole but shows us what should be changed. हमें चेंज दिखा देता है स्टूडेंट्स. टू रीड सच पोइट्री इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम विच इज़ बोथ मेमोरेबल एंड इंक्रीजिंग इन वैल्यू एज वी प्रोसीड इन लाइफ. Heaney quotes George Louis Box, who explains such an experience about what happens between the poem and the reader. क्या होता है ये थोड़ी सी इसकी दो चार लाइन्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. द टेस्ट ऑफ एन एप्पल लाइज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्रूट विद द प्लेट, not in the fruit itself. In a similar way, poetry lies in the meeting of the poem and the reader, not in the lines of symbols printed on page of a book. क्या कहता है स्टूडेंट? कहता है Heaney explains that poetry is a joint effort of the reader and the writer. दोनों की joint effort से जो है ये प्रवान चढ़ती है. The poet must be the spokesman of the reader. Obviously, the poet echoes the feelings of the reader. स्टूडेंट्स, वो जो देखता है पोइट उसके अकॉर्डिंग, उसके इफेक्ट में, उसके पर्सपेक्टिव में वो लिख देता है. The poet must be integrated with the society. George Louis Box explains this physical emotion and suggests that it fulfills the need we experience to cover a past or prefigure a future. Hence, poetry incorporates both pleasure and wisdom. Poetry has the suggestive truth at the communal level as well as personal level. Yes, poetry is actually a link between the real world and the ideal. Poetry takes us to the paradise while we stay on the earth. Yes, because it is all about imagination. It builds for us a world of aspirations. We live in a world which is given to us. We did not choose it, but in our imagination we create our own world. As here I would like to give you an example of Tatari. Tatari, he is Walter de la Mare wants to live in the world of imaginations, and how he creates a beautiful world in the shape of Tatari as well. And there are so many other poems as well. Yes, students, poetry shows the glimpse of things which we miss in our lives. Obviously, in short, here the concluding lines, to sum up with these lines. In short, Heaney has defended poetry as useful, noble and counterweighting. Poetry helps man dissolve the paradoxes of life. Poetry gives the ideal the perfect form of imperfect reality. That is why Oscar Wilde claimed, nature's redemption can come only through art. Nature's redemption can come only through art. जी स्टूडेंट्स, आर्ट के थ्रू ही जो रिडेम्पशन हो सकती है. स्टूडेंट्स, इसका जो यहाँ पे इख्तिताम करने से पहले मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बता दूँ. अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम क्वेश्चन ज़रूर वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा पढ़ के. एक तो Seamus Heaney का प्रोज स्टाइल, एक ये क्वेश्चन करना है पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से. और दूसरा क्वेश्चन इसका स्टूडेंट्स है what are the various interpretation of the word redress as Heaney uses it in his essay, and how are all these meanings qualified by poetry? Yeah, what is redress of poetry? Is Heaney successful in his attempt to justify the role of poetry in the modern context? या इसका ये भी बन सकता है, Heaney is a defender of poetry and gives some lively ideas to prove his point of view. Discuss with reference to the essay The Redress of Poetry. जी स्टूडेंट, रीडर्स ऑफ पोइट्री के ये दो क्वेश्चन, एक प्रोज स्टाइल और एक ये वाला, इसका पॉइंट ऑफ व्यू वाला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पेपर पर्सपेक्टिव, फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe my channel and do share with others. Thank you very much, students.